कल यानी 24 सितंबर 2025 को लद्दाख के लेह शहर में जो कुछ हुआ वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है, एक कड़वी और दर्दनाक हकीकत। शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसा में बदल गए। गुस्साए युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आगजनी की। पुलिस ने कार्रवाई की और नतीजा 4 लोगों की मौत, जिनमें ज्यादातर युवा थे, और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बीजेपी का भव्य कार्यालय आग के हवाले हो गया। पुलिस वाहन जलाए गए और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि अफवाहें न फैले। लेकिन सवाल तो बाकी है, आखिर यह सब क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक दिन की घटना है या दशकों की उपेक्षा का नतीजा? दोस्तों, लद्दाख वह क्षेत्र जो हिमालय की गोद में बसा है, जहां सूरज की किरणें 300 से ज्यादा दिनों तक चमकती है, जहां की संस्कृति, भाषा और परंपराएं अनोखी हैं, लेकिन जहां के लोग खुद को दिल्ली की राजनीति के गुलाम महसूस करते हैं। यह वीडियो सिर्फ कल की हिंसा पर नहीं रुकेगा, बल्कि हम जड़ों तक जाएंगे। हम समझेंगे कि सोनम वांगचुक जैसा एक सम्मानित व्यक्ति जो पर्यावरण, शिक्षा और नवाचार के लिए जाना जाता है, क्यों 15 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा रहा। हम देखेंगे कि लद्दाख के लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि 6ठी अनुसूची में शामिल होने की, स्टेटहुड की और अपनी जमीन व संसाधनों पर नियंत्रण की। क्या इसमें बड़े पूंजीपतियों का हाथ है, जैसे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और खनिजों का दोहन? और क्या यह नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में हुए जेन जेड विद्रोह की शुरुआत है? आज के इस वीडियो में हम हर पहलू को खोल कर रखेंगे, तथ्यों के साथ, बिना किसी पक्षपात के। अगर आप सोचते हैं कि सरकार शांतिपूर्ण विरोध को क्यों नजरअंदाज करती है या युवाओं का गुस्सा क्यों फूट पड़ता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम न सिर्फ घटना का वर्णन करेंगे, बल्कि उसके कारण, प्रभाव और संभावित समाधानों पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे विश्लेषण आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं उस सफर को जो लद्दाख की ठंडी हवाओं से लेकर दिल्ली की गर्म राजनीति तक जाती है। दोस्तों, इस पूरे आंदोलन का चेहरा है सोनम वांगचुक, जिन्हें आप शायद जानते ही होंगे। लेकिन चलिए उनकी पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख में ही हुआ था और वे एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई श्रीनगर और दिल्ली से पूरी की। लेकिन उन्होंने अपना जीवन लद्दाख को शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया। उन्होंने 1988 में स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नामक संस्था की स्थापना की, जो स्थानीय छात्रों को सौर ऊर्जा, बर्फ संरक्षण और स्थानीय संसाधनों से आधारित शिक्षा प्रदान करती है। उनके सबसे प्रसिद्ध आविष्कार में से एक है आइस स्तूपा, जो कृत्रिम ग्लेशियर बनाने की तकनीक है, जिससे सूखे इलाकों में पानी की कमी दूर होती है, और इसके लिए उनके नाम पर कई पेटेंट दर्ज हैं। अगर आपने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स देखी है, तो आमिर खान का किरदार रेंचो या फुसुंग वांगडू उनके जीवन से प्रेरित है। हालांकि सोनम खुद कहते हैं कि यह पूरी तरह सटीक नहीं है, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। 2018 में उन्हें एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जो पर्यावरण और शिक्षा में उनके योगदान के लिए दिया गया। लेकिन सोनम सिर्फ एक वैज्ञानिक या शिक्षाविद नहीं है, वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो लद्दाख की स्वायत्तता और पर्यावरण संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। 2023 से ही उन्होंने लद्दाख की मांगों के लिए संघर्ष तेज किया। पहले 4 भूख हड़ताल की और एक बार लद्दाख से दिल्ली तक 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी की, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। हर बार सरकार ने आश्वासन दिए, लेकिन अमल नहीं हुआ। इस बार 10 सितंबर 2025 को उन्होंने फिर से अनशन शुरू किया, सिर्फ पानी और नींबू पानी पर गुजारा करते हुए। उनका कहना है कि वे गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं, अहिंसक विरोध से सरकार को झुकाने की कोशिश। लेकिन 24 सितंबर को 15वें दिन जब हिंसा भड़क गई, तो उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया और अस्पताल में भर्ती हो गए।
सोनम ने सोशल मीडिया पर कहा, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, यह हमारी लड़ाई को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन केंद्र सरकार उन्हें दोष दे रही है कि उनके बयानों जैसे अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजेड प्रोटेस्ट का जिक्र ने युवाओं को उकसाया। अब आते हैं इस आंदोलन की गहरी जड़ों पर, जो सिर्फ एक दिन या एक साल की नहीं बल्कि 1947 की आजादी से जुड़ी है। स्वतंत्रता के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा बनाया गया, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा खुद को उपेक्षित महसूस करते रहे। लेह जो बौद्ध बहुल क्षेत्र है और कारगिल जो मुस्लिम बहुल है के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक मतभेद तो थे ही, लेकिन विकास के मामले में दोनों को श्रीनगर की राजनीति का शिकार होना पड़ा। फंडिंग कम मिली, सड़कें, अस्पताल और स्कूलों का विकास रुका रहता। लोग कहते कि दिल्ली इतनी दूर है कि हमारे दर्द को समझ नहीं पाती। फिर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन बिना विधानसभा के। अब यहाँ सिर्फ लेह और कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जिनकी शक्तियां बहुत सीमित है। लोगों की मुख्य मांग है संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना, जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान देती है। इस अनुसूची के तहत स्थानीय स्वशासन मजबूत होता है, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर लोकल नियंत्रण मिलता है और संस्कृति, भाषा व परंपराओं की रक्षा होती है। वर्तमान में यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के कुछ हिस्सों में लागू है और लद्दाख के लोग चाहते हैं कि इसे यहाँ भी लागू किया जाए, ताकि उनकी जमीनें बाहरी लोगों या बड़े प्रोजेक्ट से सुरक्षित रहे। भाजपा ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में 6ठी अनुसूची और स्टेटहुड का वादा किया था, लेकिन 2020 में पीछे हट गई। शुरुआत में लेह और कारगिल के बीच धार्मिक विभाजन का फायदा उठाया गया। मुस्लिम वर्सेज बौद्ध की राजनीति चली, लेकिन 2024 में दोनों ने मिलकर एक संयुक्त फॉर्म बनाया और कहा, हम दिल्ली के गुलाम नहीं बनेंगे, हमें अपनी विधानसभा दो, लोकल चुनाव कराओ ताकि हमारे चुने हुए नेता हमारी नीतियां बनाएं। संसद में लद्दाख का सिर्फ एक सांसद है, तो 550 से ज्यादा सांसदों में उनकी आवाज कैसे सुनी जाएगी? यह आंदोलन 1947 से चला आ रहा है, लेकिन 2019 के बाद तेज हुआ और 2023 की पैदल यात्रा ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। सरकार ने हाई पावर्ड कमेटी बनाई जो डायलॉग कर रही है और अगली मीटिंग 6 अक्टूबर को है, लेकिन लोग कहते हैं कि आश्वासन काफी नहीं, अमल चाहिए। अब विस्तार से देखते हैं कि 24 सितंबर को लेह में क्या क्या हुआ। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में लेह में शटडाउन का कॉल दिया गया था और सुबह से हजारों लोग, खासकर जेनजेड युवा, सड़कों पर उतर आए। ये युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं। लद्दाख में बेरोजगारी दर 30% से ऊपर है और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है, जो कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण था, लोग नारे लगा रहे थे, बैनर लेकर मार्च कर रहे थे, स्वायत्तता और स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, लेकिन दोपहर तक स्थिति बिगड़ गई। भीड़ ने बीजेपी के स्थानीय कार्यालय पर हमला बोल दिया, उसे आग लगा दी और एक सीआरपीएफ की एंटी राइट वाहन को भी जला दिया। पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने पहले लाठी चार्ज किया, फिर आंसू गैस छोड़ी और अंत में सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। नतीजा दुखद रहा। 4 लोगों की मौत हो गई, जो ज्यादातर युवा थे, और 70 से 80 लोग घायल हुए, जिसमें 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई और धारा 163 के तहत सख्ती बरती गई। केंद्र सरकार का कहना है कि यह हिंसा सोनम वांगचुक के उकसावे वाली बातों से भड़की, जैसे उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजेड प्रोटेस्ट का उदाहरण दिया। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सोनम ने युवाओं को भड़काया, लेकिन हिंसा के समय वे अनशन तोड़कर एम्बुलेंस से चले गए, बिना स्थिति को शांत करने की कोशिश की। वहीं सोनम ने कहा कि वे हिंसा के खिलाफ हैं और युवाओं से अपील की कि शांत रहें। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के एक काउंसलर ने इसे उकसाया और यह असली जेनजेड प्रोटेस्ट नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश है।
शाहीन बाग या किसान आंदोलन की तरह यहाँ भी सरकार पर आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध को नजरअंदाज किया गया, जिससे गुस्सा फूट पड़ा। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने अपने बयानों में पड़ोसी देशों के विद्रोह का जिक्र किया और हमें यह समझना चाहिए कि लद्दाख का यह गुस्सा वैश्विक पैटर्न का हिस्सा क्यों लगता है। नेपाल के प्रोटेस्ट में युवाओं ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ सत्ता हिला दी, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार युवा विद्रोह से गिरी, जहां छात्रों ने कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू किया, लेकिन पूरा सिस्टम बदल दिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट से विद्रोह हुआ, जहां लोग राष्ट्रपति भवन तक घुस गए, और म्यांमार में सैन्य तानाशाही के खिलाफ युवा सड़कों पर है। लद्दाख में भी पैटर्न समान है। युवा बेरोजगार हैं, संसाधनों का शोषण हो रहा है और सरकार से दूरी महसूस होती है। लेकिन अंतर यह है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, जहां गांधीवादी अहिंसक विरोध का इतिहास है। अगर सरकार समय पर सुन लेती तो शायद हिंसा न होती। यह एक चेतावनी है कि अगर उपेक्षा जारी रही तो छोटे विद्रोह बड़े बन सकते हैं, लेकिन भारत में संवाद से समाधान संभव है। अब बात करते हैं इस आंदोलन के आर्थिक पक्ष की, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है और लोगों के गुस्से की असली वजह। लद्दाख में साल में 300 से ज्यादा दिनों तक तेज धूप रहती है, प्रदूषण कम है और आसमान साफ, इसलिए यह सौर ऊर्जा का स्वर्ग है। केंद्र सरकार ने यहाँ 13 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क प्लान किए हैं, जैसे पोंग, डेब्रिंग और खारनाथ में, जिनकी लागत 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन इसके लिए हजारों हेक्टेयर जमीन चाहिए, जो स्थानीय खेतों और चारागाहों को प्रभावित करेगी। बड़े खिलाड़ी जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और प्रोजिल ग्रीन एनर्जी इसमें शामिल है। प्रोजिल ने त्रू और लेह में 25 मेगावाट का सौर स्टोरेज प्रोजेक्ट का ठेका जीता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टेंडर जारी करता है, लेकिन लोग संदेह करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चले जाएंगे और लोकल हित नजरअंदाज हो जाएगा। इसके अलावा लद्दाख में सोने, बोरॉन, रेयर अर्थ मिनरल और चूना पत्थर के बड़े भंडार हैं। 23 सितंबर को ही सरकार ने 8 नए माइनिंग ब्लॉक सर्वे के लिए खोले। लोग डरते हैं कि बिना स्वायत्तता के ये संसाधन बाहरी कंपनियों को बिक जाएंगे। ग्लेशियर पिघलेगा, पर्यावरण बर्बाद होगा और स्थानीय संस्कृति खत्म हो जाएगी। अगर छठी अनुसूची लागू हो तो लोकल कंट्रोल मिलेगा, प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि डायलॉग चल रहा है और एसटी रिजर्वेशन बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। राजनीतिक रूप से देखें तो बीजेपी सबसे ज्यादा निशाने पर है और इसके कई कारण हैं। उन्होंने लेह में भव्य कार्यालय बनाया, जो वैभव का प्रतीक बना, लेकिन लोगों को लगा कि यह दिखावा है, जबकि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। 2019 में जम्मू कश्मीर से स्वायत्तता छीनी गई और लद्दाख को यूटी बनाया, लेकिन बिना विधानसभा या पावर के। लोग कहते हैं कि पहले कम से कम कश्मीर से फैसले होते थे, अब दिल्ली से। किसान आंदोलन में 700 मौतें हुई, तब सरकार झुकी। यहाँ भी शांतिपूर्ण अनशन को नजरअंदाज किया गया। सबक यह है कि सरकार को गांधीवादी विरोध का सम्मान करना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दें, कंपनियों के मुनाफे का हिस्सा श्रमिकों को दें और लोकल ऑटोनॉमी प्रदान करें। जीएसटी कम किया, रेलवे बोनस दिया, अब लद्दाख की मांगों पर अमल करें, वरना विद्रोह फैल सकता है। दोस्तों, लद्दाख का यह विद्रोह हमें बताता है कि लोकतंत्र में आवाज दबाने से नहीं, सुनने से मजबूत होता है। IMF, वर्ल्ड बैंक के दबाव में विकास हो, लेकिन लोकल हितों को प्राथमिकता दें। उम्मीद है सरकार 6 अक्टूबर की मीटिंग में समाधान निकालेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।